welcome to yet another episode of Legal Angle, जहाँ पे आपको मिलेंगे आपके लीगल प्रॉब्लम्स के लीगल सॉल्यूशंस। और एक बार फिर आपकी स्पेशल डिमांड पर हमारे साथ है इंद्रपाल बी सिंह जी, प्रोप्राइटर ऑफ मेसेस इंद्रपाल बी सिंह एंड कंपनी। वेलकम सर, थैंक यू सो मच। वी ऑल आर सो ग्लैड कि एक बार फिर आप लीगल एंगल पे हमारे व्यूअर्स को हेल्प करने आए हैं। तो हर एपिसोड की तरह हम हमारे व्यूअर्स के कॉल्स लेना शुरू करते हैं। आइए देखते हैं हमारे पहले कॉलर का क्या लीगल क्वेश्चन है। हेलो। हेलो जी, मैं रोहित बोल रहा हूँ भुवनेश्वर से। आप बोलिए रोहित। मैं एक एग्जीबिशन में गया था, वहाँ एक स्टॉल लगी हुई थी। वहाँ मुझे पता चला कि मैं राजस्थान में जमीन खरीद कर किसान होने का दावा कर सकता हूँ और फिर महाराष्ट्र में मैं एग्रीकल्चर लैंड खरीद सकता हूँ। मैं किसान नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं ऐसा करता हूँ तो क्या ये लीगल होगा या इलीगल? थैंक यू रोहित फॉर द क्वेश्चन। सर एक्चुअली आई थिंक ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि इंडिया बीइंग एग्रीकल्चर कंट्री बहुत सारे लोगों का ये रिलेटेड सॉल्यूशन दे पाएगा कि अगर कोई इंसान बाय बर्थ फार्मर नहीं है, तो जैसे रोहित ने कहा कि राजस्थान में कुछ इजीली अवेलेबिलिटी है फार्मर बनने की और लैंड बाद में वो मुंबई में या कहीं पे भी ले सकते हैं, तो क्या ये एक्चुअली पॉसिबल है? नहीं, पहली बात मैं आपको बता दूं कि रोहित जी, बाय बर्थ अगर आप फार्मर नहीं है तो आपको फार्मर का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। अच्छा। दूसरा, आपके फादर या ग्रैंडफादर फार्मर हैं, खेती कर रहे हैं, उनके पास अपनी एक ज़मीन है गांव में। जैसे कि आपने कहा कि अभी इंडिया एग्रीकल्चर कंट्री है, लोगों के पास में ज़्यादातर ज़मीनें हैं, लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड हैं। तो अगर कोई भी कास्ट का आदमी खेती कर रहा है कई सालों से और उसकी नोन जो है तलाटी, तहसीलदार, ग्राम पंचायत में होती है एज ए फार्मर, तो उसके बेटे को भी फार्मर का सर्टिफिकेट मिलता है, उसको भी फार्मर का सर्टिफिकेट मिलता है। ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि राजस्थान में इजीली ये सर्टिफिकेट अवेलेबल है, क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं कि ये सेंट्रल लॉ है। अच्छा। और स्टेट गवर्नमेंट ये सर्टिफिकेट इशू करती है, तो ये इतना आसान नहीं है। ये सर्टिफिकेट बहुत वैलिडिटी रखता है, क्योंकि आपको फार्मर की जमीन खरीदनी है तो आपको फार्मर होना आवश्यक है। अच्छा। अगर आप फार्मर नहीं है तो आप फार्मर की जमीन नहीं खरीद सकते। इसमें एक और प्रोविजन ऐसा है कि आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाइए जिसमें कई फार्मर्स भी आपके साथ में हों। अच्छा। और आप नॉन फार्मर हैं लेकिन आपके साथ में फार्मर हों, उसके डायरेक्टर्स हों, शेयर होल्डर्स हों, तो भी आप ये फार्मर की जमीन खरीद सकते हैं। लेकिन आप फिर भी फार्मर बन नहीं सकते। फार्मर नहीं बन सकते। अच्छा। और मैं एक बात ये भी पूछना चाहती थी कि अगर सपोज आपके एंसेस्टर्स फार्मर रहे हो, लेकिन एक जनरेशन ने उसको फॉलो ना किया हो और नेक्स्ट जनरेशन फॉलो करना चाहे, तो भी वो मिल सकता है, या बीच में अगर जनरेशन का गैप हो तो वो अगेन डिसकंटिन्यू हो जाएगा? नहीं, फिर आप ग्राम पंचायत के पास जाकर ये पूछ सकते हैं कि भाई हमारे ग्रैंडफादर वगैरह फार्मर थे, और वो आपको पीछे का सर्च निकाल के सर्टिफिकेट मिल सकता है। अच्छा, चलिए रोहित, तो आशा रखती हूँ कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और उनके साथ हमारे काफी सारे व्यूअर्स को भी इस सवाल का जवाब मिला होगा। सो नाउ व्यूअर्स, इवन यू नो कि फार्मर बन नहीं सकते आप किसी भी प्रोसीजर के द्वारा। अगर आपके एंसेस्टर्स या आपके कोई भी जनरेशन में अगर कोई भी फार्मर रहे हैं तो ही आपको ये सर्टिफिकेट मिल सकता है, वरना इट इज नॉट पॉसिबल टू बिकम अ फार्मर। चलिए देखते हैं हमारे दूसरे कॉलर का कौन सा क्वेश्चन है। हेलो। हेलो जी बोलिए। मैंने इंडिया बुल के कमर्शियल प्रोजेक्ट पे प्री लॉन्चिंग स्टेज पे मैंने एक प्रॉपर्टी बुक की। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पवन। और पवन, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं मुंबई से बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। मैंने प्री लॉन्चिंग स्टेज पे प्रॉपर्टी बुक की थी 4000 स्क्वायर फीट के हिसाब से। अच्छा। अब मैं बिल्डर और उन लोगों से बात करता हूँ तो वो जवाब नहीं देते। वो बोलते हैं कि आप अपनी बुकिंग अमाउंट ले जा सकते हैं। उन्होंने प्रॉपर्टी भी नहीं दी है। नहीं, तो आपका सवाल क्या है? उन्होंने मेरा 2 लाख रुपया भी रख लिया है और बोलते हैं कि प्रॉपर्टी आपको नहीं मिलेगी। पता नहीं उनका क्या डिस्प्यूट हुआ है, मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं उनकी। जब भी मैं उनसे कांटेक्ट करता हूँ तो वो कुछ जवाब नहीं देते। अच्छा सर, इसमें ऐसा है कि आपने प्री लॉन्च में बुकिंग किया होगा, आपने बुकिंग अमाउंट दिया है तो आपको रिसिप्ट मिला होगा, फिर आपके साथ में अलॉटमेंट लेटर मिला होगा, और अगर वो आपका जवाब नहीं दे रहे तो आप उनको लीगल नोटिस दे सकते हैं।
कि 18% इंटरेस्ट के साथ उनको पैसा वापस करना पड़ेगा। अगर आपकी लीगल नोटिस का भी वो जवाब नहीं देते तो ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि अगर सामने वाला जवाब नहीं देता है, इसका मतलब वो आपके एलिगेशन को मानता है, स्वीकार करता है, तो आप उसके खिलाफ सूट फाइल कर सकते हैं और उससे पैसा रिकवर कर सकते हैं। दैट इज द ओनली रेमेडी अवेलेबल। क्योंकि प्रोजेक्ट बन नहीं रहा है, प्रोजेक्ट रुका हुआ है, प्री लॉन्च प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट में कुछ हुआ ही नहीं है, आपने पैसा लगा दिया है, पैसा लगाने के बाद में आपको कोई जवाब नहीं मिल रहा है सामने से। अब आपके पास में यही रेमेडी है कि आप उसे लीगल नोटिस मार के अपना पैसा वापस मंगा लें और 18% पर एनम इंटरेस्ट के हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। ओके, तो अब आपको जवाब मिल गया होगा कि आप बिल्डर्स के अगेंस्ट कौन सी एक्शन ले सकते हैं और लीगली आप क्या स्टेप ले सकते हैं। थैंक यू। आइए देखते हैं हमारे दूसरे कॉलर का क्या सवाल है। हेलो हेलो। हाँ जी बोलिए। जी मैं इतना जानना चाहता हूँ कि प्री लॉन्च में इन्वेस्ट करने से पहले क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए? क्या इसमें इन्वेस्ट करना समझदारी है? जी सर। प्री लॉन्च में सबसे पहले आपको ये देखना है कि बिल्डर कौन है, उस बिल्डर का प्रोफाइल देखना बहुत जरूरी है। आजकल आपको इंटरनेट पे, गूगल पे इजीली एक बिल्डर का प्रोफाइल मिल जाता है। कितने उसके प्रोजेक्ट ऑन हैं, कितने उसके प्रोजेक्ट पाइपलाइन में हैं, कितने उसने सक्सेसफुल प्रोजेक्ट बनाए हैं, उसका अपना एक रेपो क्या है। सबसे पहले तो आपको बिल्डर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। बिल्डर के बारे में जानकारी होने के बाद में जहां प्लॉट डेवलप हो रहा है उस प्लॉट का टाइटल सर्टिफिकेट आपको चेक करना चाहिए। सर्च रिपोर्ट बिल्डर से मांगनी चाहिए। बाकी जितनी लोकल अथॉरिटीज हैं उनकी परमिशन उनके पास है या नहीं वो देखनी चाहिए। अगर उस प्लॉट के ऊपर आईओडी आया है कि नहीं, आईओडी पहले चाहिए, उसके बाद सीसी आएगा, फिर वो अपना काम चालू करेगा। तो इतने डॉक्यूमेंट आपको वेरीफाई करने हैं। एक बिल्डर, उसका बिल्डर का प्रोफाइल, फिर टाइटल सर्टिफिकेट, उसके बाद में सर्च रिपोर्ट और उसके बाद में एनओसी वगैरह देखना है और लोकल अथॉरिटीज की सारी परमिशन देखना है आपको। प्लॉट रिजर्व है, रेसिडेंशियल पर्पस के लिए है या नहीं वो भी देखना है आपको। और उसके बाद में उसने जो बीएमसी में क्या प्लान डाला है उस प्लान को भी आपको उससे मांगना चाहिए। आईओडी की कॉपी मांगनी चाहिए, सीसी की कॉपी मांगनी चाहिए। उसके बाद आपको प्री लॉन्च में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अच्छा, तो व्यूअर्स आप भी ध्यान में रखिए, नई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से पहले कौन से डॉक्यूमेंट्स देखने चाहिए और क्या चेक करना चाहिए, ये आप भी ध्यान में रखिए। चलिए देखते हैं दूसरे कॉलर का क्या क्वेश्चन है। हेलो हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहा है? जी मैं संजीत बोल रहा हूँ। जी कहाँ से बोल रहे हैं आप संजीत? मुंबई से। जी बोलिए। जी मेरा गांव में एक फार्म लैंड है जो 22 साल पहले मैंने बेचा था, लेकिन उसकी सेल डीड बनी नहीं थी। अब सेल डीड बनानी है, लेकिन ज़मीन में 8 लोगों के नाम चढ़े हैं और 8 लोगों में से एक आदमी मिसिंग है जिसकी वाइफ दावा कर रही है। मेरा सवाल ये है कि क्या अब उसके बिना सेल डीड बनाई जा सकती है और जो उसकी पत्नी है क्या उसके बिना बना सकते हैं? सबसे पहले मैं आपका क्वेश्चन करेक्ट कर रहा हूँ कि आपने ये जमीन खरीदी है, बेची नहीं, क्योंकि आपने ये जमीन खरीदी है और 22 साल पहले खरीदी है तो वो डॉक्यूमेंट जो है उसमें टाइम बार हो गया। लॉ ऑफ लिमिटेशन है हर चीज के लिए, इसलिए ये डॉक्यूमेंट टाइम बार डॉक्यूमेंट है, इसको कोई वैल्यू नहीं। डॉक्यूमेंट को आपको फ्रेश डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करना ही पड़ेगा। और इसमें 8 लोगों में से एक आदमी मिसिंग है, उसकी वाइफ है। अब उसकी वाइफ लीगल हेयर है। अगर उसके बच्चे 18 साल से बड़े हैं वो भी लीगल हेयर है, तो उनकी भी सिग्नेचर आपको लगेगी। अगर 8 ओनर हैं उनमें से एक मिसिंग है तो उसके लीगल हेयर्स की सिग्नेचर लगेगी डॉक्यूमेंट में। अब उनको आप ये कह सकते हैं कि आप उनके लीगल हेयर हैं वो प्रूव करना पड़ेगा, इसलिए आपको उनके हाईकोर्ट से लीगल हेयर सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, सक्सेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ये हाईकोर्ट से उनको लाना पड़ेगा वाइफ को। उसके बाद आप कंसीडर करेंगे उसको और फ्रेश एग्रीमेंट बनेगा और फ्रेश तरीके से ये डील होगी। 22 साल पुरानी डील आज मटेरियलाइज नहीं होगी। अच्छा, तो वो डॉक्यूमेंट्स कोई अब काम के अब काम करेगा। ओके, तो जैसा कि आपने सुना इंद्रपाल जी ने हमें कहा कि पुराने डॉक्यूमेंट्स अगर नई डीड हो रही है तो सारे डॉक्यूमेंट्स फ्रेश होने चाहिए और सारे लीगल हायर्स भी उनके मौजूद होने चाहिए अगर जो मिसिंग कैंडिडेट है उसके लिए।
तो ये बात ध्यान में रखिए और इस लीगल एक्शन को आप फॉलो कीजिए एंड आई होप कि आपको आपका लीगल सॉल्यूशन मिला हो। देखते हैं नेक्स्ट कॉलर का क्या क्वेश्चन है। हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहा है? जी अभिषेक बोल रहा हूँ। हाँ अभिषेक बोलिए, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मुंबई से। जी बोलिए। मेरे और मेरे भाई के नाम पे घर है और हम दोनों का जॉइंट रजिस्ट्रेशन है। अगर मेरे नाम पे ही मुझे ओनरशिप करानी हो तो क्या करना होगा? अच्छा। भाई का और अभिषेक जी का जॉइंट रजिस्ट्रेशन है। अब इसमें यानी 50-50 शेयर है, ऐसा हम मान के चल रहे हैं दोनों का। राइट। अब ये अभिषेक चाहते हैं कि अपने ही नाम पर पूरा रजिस्ट्रेशन हो जाए, तो उनको उनके भाई का शेयर बाय करना पड़ेगा। अच्छा। उनके शेयर का भाई का जो शेयर है उसे वो बाय करेंगे। बाकायदा एग्रीमेंट बनेगा दोनों के बीच में और वो एग्रीमेंट रजिस्टर होगा और भाई से वो जितना भी 50% राइट है उसमें डीड ऑफ रिलीज ये बनवा सकते हैं। डीड ऑफ रिलीज इज ए प्रॉपर डॉक्यूमेंट, ये एकदम प्रॉपर डॉक्यूमेंट है कि डीड ऑफ रिलीज बनाई जाए। भाई जो है अपना 50% शेयर अभिषेक के फेवर में छोड़ देगा, तो डीड ऑफ रिलीज के अंदर वो जो भी कंसिडरेशन होगा, लेन देन होगा दोनों के बीच में, वो करना पड़ेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है डीड ऑफ रिलीज। डीड ऑफ रिलीज उसके बाद उसको रजिस्टर करेंगे और पूरी प्रॉपर्टी के 100% शेयर फिर अभिषेक का हो जाएगा, फिर रजिस्ट्रेशन में इनका नाम चढ़ेगा। अच्छा, तो अभिषेक आपको डीड ऑफ रिलीज के बारे में जो जानने मिला है उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आई थिंक आपको आपकी प्रॉपर्टी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और लीगली आपकी प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी और आपके भाई का नाम उसमें से निकल सकता है। इंद्रपाल जी, जैसे कि आपने बताया कि क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए या क्या लीगल प्रोसीजर है इसको फॉलो करने के लिए, लेकिन अगर भाई अपने भाई को गिफ्ट करना चाहे तो कौन से डॉक्यूमेंट्स या क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा और क्या ये पॉसिबल है? बहुत सिंपल है, अगर वो गिफ्ट करना चाहे तो गिफ्ट डीड बनेगी और गिफ्ट डीड ब्रदर टू ब्रदर ब्लड रिलेशन में है, इसलिए वैलिड है। इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है, कोई डिस्प्यूट नहीं है इसके अंदर। और गिफ्ट डीड रजिस्टर करके उसका नाम हट जाएगा और पूरा अभिषेक का नाम जो है प्रॉपर्टी पे पूरा चढ़ जाएगा। लेकिन मैं लीगली आपको एक बात बताऊं कि जितने भी कोर्ट केसेस हैं वो भाई भाई के बीच में है, अच्छा, बाप बेटे के बीच में है, माँ बहन के बीच में है, हस्बैंड वाइफ के बीच में है, मतलब फैमिलीज ही इन्वॉल्व है। फैमिली के ही कोर्ट केसेस बहुत ज्यादा है, तो इट्स रेयर केस की जहाँ गिफ्ट नहीं करते। लेकिन इस बात में मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि अगर कोई किसी को गिफ्ट कर रहा है, मतलब सपोज अगर इसी केस में हम देखने जाए तो भाई ने अगर भाई को गिफ्ट किया है और अगर वो वापस क्लेम बैक करना चाहे ड्यू टू एनी डिस्प्यूट या ड्यू टू एनी अदर रीजन, अगर वो प्रॉपर्टी क्लेम करना चाहिए या भाई ने दे दिया है गिफ्ट में और उसके बच्चे उसको वापस मांगना चाहे तो क्या ये लीगल रहेगा या क्या प्रोसीजर है? तुलिका जी, बहुत ही आपका क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा है गिफ्ट पे कि एक बार मैंने गिफ्ट कर दी तो ये मेरे पास से तीर जो है कमान से निकल गया है। अच्छा, मैं ये वापस नहीं ले सकता। अच्छा, ना ही मेरे बच्चे क्लेम कर सकते। ओके। तो भाई के लीगल एड्स भी क्लेम नहीं कर सकते, भाई से वापस भी नहीं ले सकता। अच्छा, मतलब वो जिसको मिल गया है उसकी प्रॉपर्टी हो चुकी है लीगली। अच्छा अभिषेक, तो आशा रखते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा और उसके साथ साथ व्यूअर्स भी ये शो देख रहे हैं, वो भी ये सारी बातें ध्यान में रखें। आइए देखते हैं हमारे अगले कॉलर का क्या क्वेश्चन है। हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहा है? मैं प्रशांत बोल रहा हूँ। प्रशांत, कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी मैं मुंबई से बोल रहा हूँ। जी बोलिए, आपका क्या क्वेश्चन है? मैंने एक फ्लैट लिया है लेकिन बिल्डर ने उसकी पार्किंग ऑलरेडी बेची हुई है और मुझे पता चला कि पार्किंग बेचना इलीगल है। मैं प्रॉपर्टी ऑलरेडी खरीद चुका हूँ और वहाँ रह भी रहा हूँ, लेकिन मुझे पार्किंग स्पेस नहीं मिल पा रहा है। उस पर मैं क्या एक्शन ले सकता हूँ? इंद्रपाल सिंह जी, हमने लास्ट टाइम भी देखा था जब रीडेवलपमेंट का इशू को हमने डिस्कस किया था कि पार्किंग से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे और इस प्रॉपर्टी में भी जैसे कि इन्होंने बोला कि इन्होंने नई प्रॉपर्टी खरीदी है लेकिन फिर भी यहाँ पे पार्किंग का प्रॉब्लम है और जैसे कि पार्किंग बेचना इलीगल है। तो सर इस पे क्या प्रोसीजर है? जैसे कि हमारे कॉलर का प्रॉब्लम है तो उस पे लीगली क्या प्रोसीजर ले सकते हैं वो? ये आपने भी सही कहा है और प्रशांत का भी मानना सही है कि पार्किंग जो है बिल्डर बेच नहीं सकता है। अच्छा, ये बाकायदा सेट रूल है, एडमिटेड लॉ है, बिल्डर पार्किंग नहीं बेच सकता है। लेकिन सर मुंबई में तो हमने काफी देखा है कि ये होता ही है। सभी बिल्डिंगों में बिल्डर पार्किंग बेच रहा है और लोग खरीद रहे हैं।
तो मेरा कहना ऐसा है कि अन्याय करना जुर्म नहीं है, अन्याय सहना भी जी। तो आप अन्याय सहेंगे तो वो अन्याय करेगा, तो रिवॉर्ड करना होगा, कहीं ना कहीं रिवॉर्ड तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिल्डर पैकेज के साथ में डील करता है। जब आपको वो फ्लैट दे रहा है तो पार्किंग का एक्स अमाउंट आपसे लेता है, अगर आपको वो कमर्शियल गाला दे रहा है फिर पार्किंग का एक अमाउंट वो आपसे लेता है। तो ये एक पैकेज डील के अंदर वो कवर करते हैं। अगर आप उनको कहेंगे कि हम पार्किंग का पैसा नहीं देंगे तो वो FSI पे लोड कर देता है उतना पैसा। अच्छा, तो बड़े तरीके से ये पैसा शिफ्ट हो जाता है, और ये बहुत गलत है कि पार्किंग का पैसा लेना देना दोनों ही गलत है। पार्किंग ना खरीदी जा सकती है ना पार्किंग बेची जा सकती है। पार्किंग एक एमिनिटीज है जो कि बिल्डर वहां के रहने वालों को प्रोवाइड करता है, हर एक फ्लैट ओनर को मिलनी ही चाहिए। मिलनी ही चाहिए। अब ये डिपेंड करता है कि आपका प्लॉट एरिया कितना बड़ा है, प्लॉट एरिया के हिसाब से कितनी पार्किंग वहां बैठ रही है। आजकल बहुत अच्छी सिस्टम्स आ गई है, फर्स्ट फ्लोर तक, सेकंड फ्लोर तक, यहाँ तक कि फोर्थ फ्लोर तक भी पार्किंग अब की जाती है। पोडियम पार्किंग हम जिसे कहते हैं, इसमें थोड़ा सा मेंटेनेंस आपका ज्यादा लगता है। अच्छा, BMC आपसे कुछ थोड़ा ज्यादा चार्ज करती है। तो बिल्डर चाहे तो हर एक को पार्किंग एकोमोडेट कर सकता है और उसने करना चाहिए। और अगर वो इस तरह नहीं करता है, आपको पार्किंग नहीं देता है, आपने फ्लैट खरीद रखा है वहां, उसके बावजूद भी आपको वहां पार्किंग फैसिलिटीज नहीं है, तो आप बिल्डर के खिलाफ सूट फाइल कर सकते हैं और डेफिनेटली इसमें आप सक्सीड होंगे। अच्छा, तो जैसे कि आपने देखा और जाना कि पार्किंग खरीदना और बेचना दोनों इलीगल है, तो इसके खिलाफ अपना आवाज उठाइए और अपना राइट क्लेम कीजिए। तो व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू इंद्रपाल जी कि आप आए और हमारे व्यूअर्स को, हमारे कॉलर्स को इतनी सारी लीगल गाइडलाइंस दी, इतने सारे लीगल प्रोसीजर्स दिए, क्या फॉलो करने चाहिए क्या नहीं करने चाहिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। तो हम मिलेंगे अगले एपिसोड में, जहां पे आपको मिलेंगे आपके लीगल प्रॉब्लम्स के लीगल सॉल्यूशंस। टिल देन, अगर कोई भी सजेशंस है, फीडबैक है या आप कोई क्वेरी हमें पूछना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे, या आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं इस ईमेल आईडी पे। Till then, be legally fit and take care.